हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक गवर्नमेंट बजट। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट करने वाले हैं। इतना याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ बजट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा टेबल आपके लिए लेके आया हूँ, ताकि ये जो बाकी बचा चैप्टर है वो इस टेबल के थ्रू आपको पहले से ही समझ आ जाए। उसके बाद हम इसमें डिटेल में जाएंगे और बस डेफिनेशंस और एग्जांपल्स करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार समझने के बाद इसको अपनी कॉपीज़ में ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ बजट। तो आज हम ये देखेंगे गवर्नमेंट बजट जो है वो अपने बजट में रिसीट्स और पेमेंट्स के बारे में बताती है। और ये जो रिसीट्स और पेमेंट्स हैं, ये किस तरह की होती हैं और कितने तरह की होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको बड़े तौर पे दो हिस्सों में बांटा जाता है गवर्नमेंट बजट को। सबसे पहला होता है रेवेन्यू बजट और दूसरा होता है कैपिटल बजट। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, रेवेन्यू और कैपिटल वर्ड में जो अकाउंटिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो पहले से ही पता होगा। देखिए, रेवेन्यू ऐसे खर्चे होते हैं या ऐसे फ़ायदे होते हैं जो बेसिकली डेली बेसिस पे होते हैं, रेगुलर होते हैं। लेकिन कैपिटल वाले जो होते हैं वो कभी कभी होते हैं। रेवेन्यू जो है वो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पे फ़र्क नहीं डालता है। मतलब ना ही किसी के ऊपर लाइबिलिटी मतलब बोझ बढ़ता है, जिम्मेदारी बढ़ती है, और ना ही कोई एसेट बढ़ती है। ठीक है, ये ऐसे खर्चे और फ़ायदे होते हैं जिसमें कोई एसेट और लाइबिलिटी पे असर नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एसेट और लाइबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है। इसके बारे में एग्जाम्पल में आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल रेवेन्यू मतलब डेली बेसिस। यहाँ पे आप बस दो पॉइंट याद रखिएगा। रेवेन्यू संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो एक तो डे टू डे बेसिस पे होती हैं। डे टू डे बेसिस पे डेली के खर्चे और फायदे इसमें आ जाएंगे। और दूसरी चीज़, नो इफेक्ट ऑन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ठीक है, कोई भी एसेट और लाइबिलिटी यहाँ पर नहीं बढ़ेगी या कम होगी। ठीक है। लेकिन इसका उल्टा आप कर लीजिए तो इसका मतलब रेयरली, मतलब कभी कभी होता है, ये डेली बेसिस पे नहीं होता है। और उसके अलावा यहाँ पर एसेट्स एंड लाइबिलिटी में चेंज आता है। ठीक है, चेंजेस। तो स्टूडेंट्स, ये दो टॉपिक जो है ना, ये दो पॉइंट जो है, ये आपको पूरा टॉपिक समझने में मदद करेंगे। ठीक है। अब मैं थोड़ा एसेट और लाइबिलिटीज़ के बारे में भी आपको बता ही देता हूँ। देखिए, अगर गवर्नमेंट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रही है, फॉर एग्जांपल अगर रोड बनाती है या कोई फ्लाईओवर बनाती है, कोई स्कूल बनाती है, तो वो गवर्नमेंट की एसेट में आता है। ठीक है। गवर्नमेंट की क्या है, वो पूरी देश की ही एसेट है। देश उसको यूज़ करेगा, देश की संपत्ति है। तो स्टूडेंट्स, ऐसी चीज़ें जो होती है वो कैपिटल बजट में आ जाती है। ठीक है। और डे टू डे में वो नहीं आता है। गवर्नमेंट कभी कभी ऐसे काम करती है कि बड़ी यूनिवर्सिटी बनाती है, हालांकि वो बनते रहते हैं रेगुलर, लेकिन ऐसे ऑर्डर बहुत कम पास होते हैं। उसके अलावा लाइबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर आप समझें स्टूडेंट्स कि गवर्नमेंट ने किसी और देश से उधार लिया, किसी और ऑर्गेनाइजेशन से भी उधार ले सकती है। जैसे कि हमको पता है कि एक वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है। तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को उधार देती है। तो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ने अगर उधार ले लिया तो समझ लीजिए लायबिलिटीज़ के ऊपर वहाँ पे बदलाव आएगा। इतना क्लियर हुआ? तो इसीलिए बोला जाता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ पे फ़र्क आता है यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स, अब गवर्नमेंट की मान लेते हैं कि टैक्स से इनकम हुई है गवर्नमेंट की। ठीक है। देखिए, गवर्नमेंट जो भी है वो टैक्स से ही कमाती है। अब टैक्स भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया। तो बहुत ही अलग तरीके के टैक्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो टैक्स है, ये गवर्नमेंट की कमाई होती है और डे टू डे बेसिस पे होती है, रेगुलर होती है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कोई एसेट और लायबिलिटी नहीं बढ़ती। देखिए, टैक्स का पैसा कमाना इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हमने वहाँ उसको कहीं खर्च कर दिया है। एसेट उसको बोला जाता है स्टूडेंट्स जो कई सालों तक चले। तो अभी तो बस पैसा ही कमाया गया है, तो उसको हम एसेट बढ़ना नहीं बोलते हैं। इतना क्लियर है? उसी तरह ये तो हो गई कमाई की बात। अब एक खर्चे की भी बात भी कर लेते हैं। अब जैसे गवर्नमेंट स्टूडेंट्स खर्च भी करती है, जैसे कि डिफेंस ऑफिसर्स को पेंशन देना या डिफेंस से रिलेटेड जो भी पर्सोनल्स होते हैं उनको पैसे देती है, पेंशन देती है। उसके अलावा कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है जो वेलफेयर की स्कीम्स होती हैं। तो वहाँ पर ना ही कोई एसेट बनाई जा रही है, ना ही कोई लायबिलिटी बन रही है, ना ही गवर्नमेंट के ऊपर कोई उधार आ रहा है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स, ऐसे खर्चे और एक्सपेंडिचर्स को रेवेन्यू में डाला जाता है। तो अब आई होप आपको ये यहाँ पे समझ आया दोनों के बीच में फ़र्क। ठीक है। चलिए, अब इनमें आगे बढ़ते हैं। इनके भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहला जो है, रेवेन्यू बजट में दो चीज़ें आ रही हैं, रेवेन्यू रिसीट
एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसी तरह कैपिटल बजट में भी कैपिटल रिसीट और एक्सपेंडिचर है। अब जैसे कि अब बजट की बात हो रही है तो रिसीट और एक्सपेंडिचर तो होगा ही होगा, क्योंकि इन दोनों को मिला के ही बजट बनता है। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं रेवेन्यू रिसीट क्या है। तो आप बड़े ध्यान से समझना पहले, ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको 2 पॉइंट बस इसमें याद रखने हैं। सबसे पहली चीज़ है, रिसीट की बात हो रही है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसको है ना एसेट और लायबिलिटी के हिसाब से सोचना है आपको, एसेट और लायबिलिटी, ठीक है। इन चारों की ही डेफिनेशन अभी याद करा दूंगा आपको। देखिए ये दो चीज़ों की बारे में ही आपको चारों में लिखना है। अब क्या लिखना है, देखिए एसेट और लायबिलिटी। देखिए कुछ केसेस में एसेट बढ़ती है और कुछ केसेस में एसेट कम होती है। उसी तरह लायबिलिटी भी कुछ केसेस में बढ़ती है और कम होती है। तो यहाँ पर रिसीट की बात हो रही है, मतलब पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर जब पैसा आता है स्टूडेंट्स तो वो दो तरीके से आ सकता है। या तो एसेट को बेचा जाए, ध्यान से समझना। देखिए हमारे पास एसेट, यहाँ पे हम कैश के हिसाब से सोच के चलेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे खर्चा रेवेन्यू मतलब जो भी खर्चा होगा वो कैश में हो रहा है। तो यहाँ पे हमको कैश के हिसाब से सोचना है, एसेट और लायबिलिटी के हिसाब से नहीं सोचना। इतना भी क्लियर रखना है, ठीक है, क्योंकि बजट चल रहा है, यहाँ पे कैश जो होगा गवर्नमेंट के पास से जाएगा। अब आपको समझ आएगा स्टूडेंट। देखिए रिसीट वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है एसेट जो है वो कम होगी और लायबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एसेट कम होगी और लायबिलिटी बढ़ेगी जब भी रिसीट का वर्ड आएगा। उसी तरह एक्सपेंडिचर का जब वर्ड आएगा तो यहाँ पे एसेट जो होगी वो बढ़ेगी और लायबिलिटी जो होगी वो कम होगी। ऐसा क्यों? खर्चा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमने कोई एसेट बनाई होगी तभी तो खर्चा हो रहा है, या हमने कोई लायबिलिटी पे की होगी तभी तो हमारी लायबिलिटी कम हो रही है। तो खर्चा जब होता है तो या तो लायबिलिटी कम होती है या एसेट बढ़ती है। उसी तरह जब रिसीट होती है तो लायबिलिटी या तो बढ़ती है क्योंकि हमने कहीं से उधार लिया होगा, या एसेट कम होती है। तो ये वाली जो दोनों चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, इसको बड़े ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर भी देखिए रिसीट वर्ड आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, एसेट जो होगी कम होगी, लायबिलिटी बढ़ेगी। और यहाँ पर एसेट जो होगी वो बढ़ेगी और लायबिलिटी कम होगी, ठीक है। अब आप एक कन्फ्यूजन पड़ गए होंगे कि मैंने अभी कहा था इन दोनों में एसेट और लायबिलिटी तो आती नहीं, तो मैंने क्यों लिख दिया। यहाँ पर तो एसेट लायबिलिटी तक चलिए समझ आ गया, लेकिन यहाँ पर तो आती नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये सिर्फ डेफिनेशन के लिए बताया गया है। यहाँ पर आपको नो ही लिखना है इसमें, नो। मतलब रेवेन्यू रिसीट की क्या डेफिनेशन हो गई? रेवेन्यू रिसीट ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसमें एसेट ना ही कम होती है ना लायबिलिटी बढ़ती है। नो आ गया, ठीक है ना, यही डेफिनेशन है इसकी। अच्छा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की क्या डेफिनेशन है? ये ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें ना ही कोई एसेट बढ़ती है ना ही लायबिलिटी कम होती है, ये लिखना है आपको। अच्छा कैपिटल रिसीट की डेफिनेशन क्या होगी? ये ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें नो वर्ड नहीं लगाना है यहाँ पे आपको, जिसमें एसेट कम होती है और लायबिलिटी बढ़ती है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें एसेट बढ़ती है और लायबिलिटी कम होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों की डेफिनेशन और इन दोनों की डेफिनेशन में बस नो का फ़र्क है, ठीक है। चारों की डेफिनेशन जो है बिल्कुल सेम है। बस इतना याद रखना कि जब रिसीट आता है, जब पैसा हमारे पास आता है तो दो कारण से आता है, या तो हमने एसेट बेची होगी या लायबिलिटी हमने उधार में पैसा लिया होगा। और जब भी हमारे पास से पैसा जाता है तो बस दो कारण से जाता है, या तो एसेट बढ़ी होगी, हमने खर्चा करके एसेट खरीदी होगी, या लायबिलिटी कम की होगी मतलब उधार चुकाया होगा। ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट्स? बस यहाँ पे नो और नो लिख देना क्योंकि ये रेवेन्यू में आता है। और यहाँ पर आपको पूरा का पूरा विदाउट नो लिखना है कैपिटल बजट में। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर यही जो डेफिनेशंस थी ना वही आपको मैं एक बार और बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया है रेवेन्यू रिसीट की डेफिनेशन, नो डिक्रीज इन एसेट एंड नो इंक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीट में एसेट कम नहीं होती है, देखिए मैंने यहाँ पर जो लिखा था वही आ रहा है, नो डिक्रीज इन एसेट एंड नो इंक्रीज इन लायबिलिटी। उसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप देख सकते हैं नो इंक्रीज इन एसेट नो डिक्रीज इन लायबिलिटी। उसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर आप कैपिटल रिसीट में देख सकते हैं डिक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लायबिलिटी, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये देखिए ये डेफिनेशन है, ये वाला पार्ट जो है इन चारों की डेफिनेशन है। अब इनके एग्जाम्पल भी कर लेते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको इतना तो समझ आ गया कि कमाई हो रही है, लेकिन एसेट और लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। खर्चा हो रहा है, लेकिन एसेट और लायबिलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। वहीं इन दोनों में एसेट और लायबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। तो आइए एक-एक एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो रेवेन्यू रिसीट का जो एग्ज़ाम्पल है, सबसे पहले वो पढ़ेंगे हम। तो क्या लिखा है स्टूडेंट्स? रेवेन्यू रिसीट में टैक्स रेवेन्यू, ठीक है? अब देखिए, गवर्नमेंट की जो टैक्स से कमाई होती है, वो ना ही एसेट बढ़ाती है और ना ही लायबिलिटी पे कोई फ़र्क डालती है, ठीक है? मतलब इससे एसेट कम भी नहीं हो रही है और लायबिलिटी बढ़ भी नहीं रही है, क्योंकि ये तो टैक्स रेवेन्यू है गवर्नमेंट के पास, ये सीधा टैक्स पहुँचता है, ये गवर्नमेंट की खुद की कमाई है। उसी तरह इंटरेस्ट की कमाई भी होती है स्टूडेंट्स। देखिए गवर्नमेंट कई जगह लोन भी देती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट ने किसी बैंक को ही लोन दिया हुआ है या किसी अपनी किसी प्राइवेट कंपनी को लोन दिया हुआ है, तो उस पे जो इंटरेस्ट कमाते हैं स्टूडेंट्स, वो भी गवर्नमेंट के होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट बैंक से अगर आपने एजुकेशन लोन लिया हुआ है, होम लोन लिया हुआ है, तो ऐसे में आप इंटरेस्ट भी देंगे उसका। तो स्टूडेंट्स, वो जो इंटरेस्ट की कमाई होती है, वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसीट में आ जाती है, ठीक है? और ना ही एसेट पे फ़र्क आता है, ना ही लायबिलिटी पे। फ़ीस, अब गवर्नमेंट की फ़ीस कहाँ-कहाँ देते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, मान लेते हैं गवर्नमेंट स्कूल में आप एडमिशन अपना लेते हैं या कोई भी ऐसी गवर्नमेंट की ऑर्गनाइज़ेशन से आप कनेक्टेड हैं जिसमें आपको फ़ीस देनी पड़ रही है। तो ऐसी जो फ़ीस होती है स्टूडेंट्स, वो भी गवर्नमेंट की रेगुलर इनकम में आती है, डे टू डे इनकम में, और एसेट्स और लायबिलिटी पे फ़र्क नहीं डालती है। पेनल्टीज़ की बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी पेनल्टीज़ भी लगती हैं। कभी-कभी गवर्नमेंट कंपनीज़, प्राइवेट कंपनीज़ पे पेनल्टी लगा देती है। अगर वो अपने लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, उन्होंने कोई इल्लीगल काम किया है, या आप अगर छोटी-मोटी पेनल्टीज़ की बात करें तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ट्रैफ़िक पुलिसमैन जो होते हैं वो पेनल्टीज़ लगा देते हैं अगर कोई भी ट्रैफ़िक लॉ का उल्लंघन करता है। तो ऐसे में ये भी जो पेनल्टी होती है गवर्नमेंट की कमाई में आ जाती है स्टूडेंट्स, और एसेट और लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, ना ही गवर्नमेंट उधार ले रही है और ना ही कोई एसेट बना रही है। ठीक है? तो आई होप अब आपको क्लियर हुआ रेवेन्यू रिसीट, और यहाँ पर है ना सिर्फ़ रिसीट की बात ही करनी है, क्योंकि एक्सपेंडिचर के लिए ये आ रहा है। अब देखिए हम ऐसे एक्सपेंडिचर पढ़ने वाले हैं जो कि ना ही एसेट को बढ़ाएगी और ना ही लायबिलिटीज़ को कम करेगी। पेमेंट ऑफ सैलरीज़, पेंशन टू डिफेंस सर्विसेज। तो अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स। डिफेंस के जो पर्सोनल होते हैं जितने भी, उनको पेंशन देना है या अपने ही एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर तो हो रहा है, लेकिन एसेट और लायबिलिटीज़ में से कोई भी चीज़ बढ़ और कम नहीं हो रही है। चलिए कैपिटल रिसीट की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर अब हम बात करेंगे, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा लेकिन कोई ना कोई एसेट बेची जाएगी या उधार पे लिया जाएगा, ठीक है? तो चलिए, डिसइन्वेस्टमेंट आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट्स, जब भी गवर्नमेंट अपनी कंपनी, जैसे पब्लिक कंपनी के बारे में हमने बात की थी, तो पब्लिक कंपनी के कुछ शेयर्स बेचती है प्राइवेट लोगों को, या उसकी ओनरशिप प्राइवेट लोगों को बेचती है, तो उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ऐसा कई कारणों से करती है स्टूडेंट्स। मान लेते हैं गवर्नमेंट की जो कंपनी है, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, उसके रिकॉर्ड्स जो हैं वो बेकार होते जा रहे हैं। तो ऐसे में वो प्राइवेट लोगों, प्राइवेट प्लेयर्स जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है और जो ज़्यादा मेहनत दिखाते हैं, तो उनको अपने शेयर्स बेच के उनके आइडियाज़ को गेन करने की कोशिश करती है। तो स्टूडेंट्स, इसको बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे देखिए, कंपनी के शेयर बेच दिए ना, तो गवर्नमेंट ने अपनी एसेट कम कर ली। यहाँ पे एसेट पे फ़र्क पड़ता है। और दूसरी तरफ स्मॉल सेविंग्स, बोरोइंग्स, तो गवर्नमेंट लोगों से स्मॉल सेविंग्स लेती है, ठीक है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अपनी बेचती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स अपने दे सकती है लोगों को, और उसके बदले में पैसा उधार पे ले सकती है, ठीक है? तो यहाँ पर भी पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, लेकिन वो एक लायबिलिटी के रूप में आता है, गवर्नमेंट के ऊपर उधार बढ़ रहा है। तो इसीलिए इसको कैपिटल रिसीट बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी देख लेते हैं स्टूडेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब ऐसा खर्चा जिसकी वजह से एसेट पे भी फ़र्क आएगा, लायबिलिटी पे भी फ़र्क आएगा, एसेट बढ़ेगी और लायबिलिटी कम होगी। तो ऐसा खर्चा क्या हो सकता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर्स, मेट्रोज़। तो गवर्नमेंट अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करती है स्टूडेंट्स, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में माना जाता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब बन जाती हैं, तो वो काफ़ी समय तक चलती हैं, कई सालों तक चलती हैं। तो इसीलिए एक एसेट का काम करती है। उसी तरह रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स। यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट अपनी लायबिलिटी को कम कर रही है, ठीक है? खर्चा तो हो रहा है गवर्नमेंट का, लेकिन लायबिलिटी को कम करने में हो रहा है, इससे लायबिलिटी कम हो रही है। रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कि गवर्नमेंट ने उधार तो लिया था, लेकिन अब उधार चुका रही है गवर्नमेंट, ठीक है?
तो गवर्नमेंट जब उधार चुकाएगी तो जाहिर सी बात है लायबिलिटी कम होगी और ये आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो इन चारों में आई होप आपको फ़र्क समझ आ गया स्टूडेंट्स। ये चारों हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में, लेकिन ये चार्ट समझना बहुत ज़रूरी था। बस 2 टॉपिक और बचे हैं, वो भी कर लेते हैं। ये चार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन कभी-कभी बुक्स में क्या होता है कि कुछ इस तरह का भी आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, देखिए 2 चीज़ें बुक्स में लिखी होंगी, जिसमें पहली चीज़ है बजट रिसीट और बजट एक्सपेंडिचर। अब ये बजट रिसीट और बजट एक्सपेंडिचर कोई नई चीज़ नहीं है स्टूडेंट्स। देखिए अभी हमने क्या किया था, रेवेन्यू रिसीट का ग्रुप बना दिया था, रेवेन्यू बजट का, जिसमें रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। उसी तरह कैपिटल का भी हमने ग्रुप बना दिया। अब इसमें क्या करना है आपको, बजट रिसीट में दोनों तरह की जो रिसीट थी ना वो ऐड कर देनी है। तो कहने का मतलब है बजट रिसीट में रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, मतलब जो जो भी टोटल पैसा आया है उसको बजट रिसीट बोला जाता है, और जो भी खर्चा हुआ है उसको ऐड कर देंगे तो बजट एक्सपेंडिचर बन जाता है। तो बस ये 2 पॉइंट और थे, ये इसलिए बता दिए स्टूडेंट्स कि आप कंफ्यूज ना हो। तो बजट रिसीट में दोनों तरह की रिसीट जो है वो आ जाएंगी और एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर आ जाएगा। आई होप आपको आज की क्लास के सभी पॉइंट्स क्लियर हैं स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।